रिजवान को इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ लर्न मिला है, विन ना मिल रहा है, ना ऐसा लगता है कि रिजवान एंड कंपनी को विन लेने की कोई सूझी भी है इस टूर्नामेंट। मतलब उनके पास शायद ऑप्शंस इतने बुरे नहीं हैं जितना उनका एग्जीक्यूशन बुरा है। कॉम्बिनेशन जिन लड़कों को जिस नंबर पे खिलाना है उस नंबर पे खिलाया नहीं जा रहा, और बुरा माने अच्छा माने रिजवान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही पिंडीज के। ये जो दोनों नई टीम्स आई ना, पिंडीज और हैदराबाद, इन्होंने सबसे बड़ा भंड ही अपने कप्तान के साथ मारा है, और इनका कप्तान की जगह प्लेइंग 11 में बन नहीं रही। अब आप इसको जबरदस्ती खिलाते रहें तो इसी तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत सिंपल है, आपके पास पीछे अब्दुल्ला फजल का ऑप्शन है, आपके पास पीछे शाहजेब खान जैसा ऑप्शन पड़ा है, और आपने रिजवान को ड्रैग करना है तो आप करते रहें। पांचवी हार आपको मिल गई है, छठी आपका मुकद्दर बन जाएगी अगले में, लेकिन रिजल्ट्स आपको आएंगे नहीं। जितनी हाइप क्रिएट हुई थी पिंडीज की, जितनी ज्यादा उनकी बात हुई थी, जितनी अच्छी उन्होंने टीम बनाई थी, अगर देखा जाए बुरी टीम नहीं बनाई है उन्होंने। उनके पास डैरिल मिचेल जैसा ऑप्शन मौजूद है, सैम बिलिंग्स मौजूद है उनके पास, अब्दुल्ला फजल उनको छठे नंबर पे खिलाया जा रहा है, वो डोमेस्टिक में ओपनर के तौर पे खेल कर आए, शाहजेब खान पीछे मौजूद है। लेकिन आई डोंट नो फॉर वन रीजन और अनदर उनको शायद तो चीजें सीखने का शौक ही नहीं हो रहा है इस टूर्नामेंट में, या वो शुगर लगाने के लिए आए कि इस टूर्नामेंट में देखते हैं, मालिक के पैसे लगे हुए, कोई मसला नहीं, अगले टूर्नामेंट में क्या करना है फिर वो वाली बात देखेंगे और किस तरीके से कॉम्बिनेशन को लेकर चलना। हॉरिफिक परफॉर्मेंस अब तक पिंडीज की, हॉरिफिक। मतलब एक तो वो खुद हार रहे हैं, उन पर जो पैसा लगा वो भी डूब रहा है, सबसे महंगी टीम है। एक तरफ 245 करोड़ के पिंडीज की टीम थी, दूसरी तरफ मेरे ख्याल से 35-40 करोड़ की जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। मैसिव डिफरेंस है, और करीब करीब भी नजर नहीं आए पिंडीज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। फंबल्स, एक जो कंसिस्टेंसी है कॉम्बिनेशन में, वो हर चीज मिसिंग नजर आ रही है। और जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, जिस तरीके से जहांदाद खान ने रिजवान को उड़ाया, वो ऐसा लगा कि शायद उसके लिए कोई रेगुलर विकेट थी रिजवान की। जो पहले ही ओवर में डक पर रिजवान को आउट किया, वो बहुत कोई उनका कोई बहुत एक रैंडम सा जो है ना विकेट लग रहा था वो। और रिजवान अब इतने ही ऑर्डिनरी हो गए, उनको कोई नए से नया बॉलर ऐसे पकड़ता है जैसे शायद कोई बड़ी बात ही नहीं है रिजवान को आउट करना। और अगर आप अपने गेम को इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे रिजवान साहब, तो माजरत के साथ आपकी जगह नहीं बन रही। टी20 क्रिकेट बहुत आगे निकल गई, आपको ये सोचने और समझने की जरूरत है कि टी20 क्रिकेट में इम्प्रोवाइजेशन अगर नहीं होगी, आप इतने ज्यादा वन डायमेंशनल होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने अपने गेम को कैसे लेकर चलना है, तो फिर आपको हर दूसरा बॉलर चलते फिरते आउट कर देगा, और यही रिजवान के साथ इस वक्त हो रहा है। तो रिजवान की जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में, उसके बावजूद भी उसको खिलाए जा रहे हैं। नीचे से बॉलिंग में उनको डेंट्स लगे, बेन सीयर्स ने उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, बट मुझे लगता है थोड़ा देर हो गई है, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो विंडीज तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर है। कोई आउटसाइड चांस, कोई ऐसा लक, कोई ऐसा करिश्मा हो गया तो शायद वो कहीं ना कहीं लेकर चलेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई चांस उनका नजर नहीं आ रहा। नीचे से आए तो आमिर पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उनकी, आसिफ आफरीदी अब शायद निकल गई उनकी एज, उनको भी आपने कैरी किया। मुबस्सिर खान को आपने टीम में लाया, आज खिलाया भी। बॉलिंग में अगर देखा जाए 26-27 पर वो एंड कर सकते थे, लेकिन हसन नवाज वॉज ब्रिलियंट इनफ कि उसने 2 छक्के लगा के उनका जो पूरा एवरेज था वो खराब कर दिया। कमिंग टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, हसन नवाज वॉज एक्सेप्शनल विद द बैट। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हसन नवाज को पिछले साल भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए उनके नेचुरल नंबर से हटाकर मिडिल ऑर्डर पर लाया गया, और इस उम्मीद और इस प्लानिंग के साथ लाया गया कि वो पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए मिडिल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सीन वही हुआ कि आपने एक प्लेयर को सेक्रीफाइस करने पर मजबूर किया, लेकिन जब बात आई इन्वेस्टमेंट करने की तो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने उसको सिस्टम से गायब करने की कोशिश की। और आज फिर हसन नवाज जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैकबोन के तौर पे साबित हो रहे हैं। आज भी जिस तरीके से रॉसो और सऊद शकील ने खेला, स्लोअर साइड पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जाते हुए नजर आए, लेकिन हसन नवाज जब आए तो उन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलकर अपनी इंटेंट को शो किया, और इस मैच को मेंटली और फिजिकली दूर लेकर गए पिंडीज से। और इसी स्किल की बात हसन नवाज के बारे में की जाती है। अब आपने पाकिस्तान टीम के साथ रखकर उनका कॉन्फिडेंस को शेक किया, फिर वो आईएल टी20 गए, वहां भी उनका कॉन्फिडेंस उस तरीके से नजर नहीं आया। उसके बाद वो एक आध लीग में और गए, लेकिन हसन नवाज वो हसन नवाज नजर नहीं आए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। जब वो वापस आए तो एक आध मैच शायद उनका बुरा गया, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मिडल से आकर लीड करने की कोशिश की है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को।
आज भी बड़ा ज़बरदस्त खेले, एक्सिलरेट करवाया अपनी टीम के स्कोर को, और एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल कर रही थी वहां से सऊद शकील और राइली रॉसो ने उठाया तो ज़रूर, लेकिन हसन नवाज और फिर नीचे जहांदाद खान ने जिस तरीके से आके पावर हिटिंग की, जो इंटेंट शो किया, उससे यकीनी तौर पर क्लियर नज़र आया कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इन दोनों प्लेयर्स ने एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। और फिर यकीनी तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास स्पिनर्स थे। जब आपकी टीम में अबरार हो, जब आपकी टीम में उस्मान तारिक हो जो स्लोअर वन पे टैकल कर रहे हो, अबरार क्विक कर रहे हैं, अब अबरार के लिए जो अच्छी और इम्प्रोवाइजिंग चीज़ है, कल इंटरव्यू भी वो दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यार मैं तो इस वक्त डुअल रोल्स में फंसा हुआ हूँ, मुझे पावर प्ले में भी बॉलिंग करवाई जाती है, मिड में भी करवाई जाती है, एंड पर भी करवाई जाती है। तो अबरार को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज होते हुए देख रहे हैं हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, या पाकिस्तान टीम में भी हम देख रहे हैं कि अबरार को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। और फिर काशिफ भट्टी जो 9 साल के बाद पीएसएल में जलवागर हुए, उन्होंने भी जाहिर है जब बैंड वैगन, जब सारी अच्छी चीज़ें जा रही हो, हवा का रुख एक तरफ हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं उस पर चल पड़ते हैं। हालांकि साद मसूद ने उनको टैकल किया, करने की कोशिश की, 2 छक्के लगाए, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सारी बात आती है कि पिंडीज़ अगर अगला मैच भी हारती है अपना, तो फिर पिंडीज़, ना सिर्फ पिंडीज़ बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो कंपटीशन है वो भी बहुत फीका पड़ जाएगा। और अगर कल हैदराबाद भी मैच हार जाती है, क्योंकि हैदराबाद का मैच कराची किंग्स है, तो फिर ये बहुत वन साइडेड एक फ्लेयर हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि 2 टीम्स पहले ही तकरीबन आप कह लें कि 10, 12, 15 दिन के टाइम में ही बाहर हो गई, तो फिर कोई एज सच हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई कंपटीशन नहीं कि यार एंड वक्त तक पता चलेगा कौन सी टीम्स कंटेंशन में है। बहुत इजी, अगर कल हैदराबाद भी 5वां मैच हार जाता है तो ये बहुत इजीली गिव अप करने वाली बात होगी दोनों टीम्स के लिए। दोनों नए आए मालकान ने इतना पैसा लगाया, सारी चीज़ें, बट उस तरीके से इनके प्लेयर्स नहीं कर पाए वो चीज़ जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स को भी 2 हफ्ते पहले टीम मिली, अपने मतलब की भी नहीं मिली, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जनाब कल के मैचेस की बात करते हैं। कल फिर एक मरतबा डबल हेडर है, और कराची के स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी इज़ इन हॉट फॉर्म। 2 मैचेस खेले लाहौर में, जिसमें से एक बारिश की नज़र हो गया, एक वो जीते, और फिर कराची में एक हफ्ते के गैप के बाद जो मैच खेले तो बैक टू बैक मैचेस जीते। तो कल एक चीज़ जो डिफरेंट होगी वो होगी कि कल उन्होंने दिन का मैच खेलना है। दिन के मैच में हमने कल भी देखा कि पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम ढेर हुई 100 रन्स पर, और दूसरे मैच में हमने उसी पिच पर देखा पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 240 प्लस रन्स बनाए। अब दोनों ही मैचेस में जो एक टीम थी उसने भरपूर परफॉर्म किया, और एक टीम ने बिल्कुल ही, कहते हैं ना, बिल्कुल गिव अप कर दिया। तो वही वाली सिचुएशन है कल के मैच में। लाहौर कलंदर्स अपना कल वाला मैच हार कर आ रही है, और पेशावर ज़ल्मी ऑन टॉप आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी का अब तक जो कॉम्बिनेशन है वो सेट नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से उनका बॉलिंग पावर इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहा है, ख़ासतौर पे नाहिद राना 145 प्लस के पेस से बॉल कर रहे हैं, शरीफुल इस्लाम, फिर सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद। वो इस वक्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो लीडिंग विकेट टेकर्स के रेस में है, और वो पहले मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, कल के मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, कराची के मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, और बैटिंग में वो एक मैच जो है ना वो फिनिश कर चुके हैं। तो इफ्तिखार अहमद भी उनके कॉम्बिनेशन में राइटली फिट इन हो चुके हैं। हालांकि उनकी वापसी हुई है पेशावर ज़ल्मी में, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने अब तक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कल फ़खर जमान अवेलेबल होंगे, और मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे भी। बहुत सारी बातें थी फ़खर जमान के हवाले से कि शायद वो अवेलेबल होने के बावजूद भी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके कैरियर पर दाग लगने की बातें ये वो, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज फ़खर जमान कल जलवागर होंगे, और वो यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि जहां से छोड़ा था वहीं से आगाज़ करें अपनी इस पीएसएल को। दूसरा मैच कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्समैन। दोनों किंग्स हैं, दोनों के नाम में किंग्स हैं। कराची किंग्स पिछले मैच में ऐसे बिखर गई और पाकिस्तान सुपर लीग की रिकॉर्ड लॉस उनके नाम पर लिखा गया 159 रन से, लेकिन वो बुरी टीम नहीं है। शायद थोड़ा सा गैप आया जिसकी वजह से वो चीज़ें उनके हाथ से निकली, लेकिन पर्सनली हैदराबाद किंग्समैन को कल का मैच जीतना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, उसकी वजह कि उनको इसके अलावा कोई ऑप्शन देखना नहीं चाहिए। मैक्सवेल मोस्ट लाइकली आज सुबह लैंड करेंगे, कल सुबह लैंड करेंगे, और शायद अवेलेबल भी होंगे हैदराबाद किंग्समैन की टीम के लिए कल के मैच के लिए। एक वीक लिंक हैदराबाद किंग्समैन में भी कप्तान का है, मार्नस लबुशकाने का। अगर तो वो
अपने आप को किसी तरीके से सेटल करते हैं, जैसे पिछले मैच में वो नीचे लेकर आए, ऊपर दूसरे खिलाड़ियों को भेजा, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद किंग्समैन ने लास्ट अपने 2 मैचेस क्लोज जाकर मतलब क्लोज जाकर हारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब इस हार को, इस क्लोज हार को जीत में बदल सकते हैं। तो दोनों मैचेस की अगर मैं प्रिडिक्शन करना चाहूं तो कल दोपहर वाला मैच मुझे ऐसा लगता है कि विद द अराइवल ऑफ फखर जमान लाहौर कलंदर्स के लिए मजबूत होगा और लाहौर कलंदर्स जीतना चाहेगी भी। तो कल की प्रिडिक्शन पेशावर लाहौर में लाहौर की है। और लास्ट जो दूसरा मैच है कराची किंग्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, उसमें मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी प्रिडिक्शन भी है कि हैदराबाद किंग्समैन वो मैच जीतेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।